नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। आप सभी जानते होंगे हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ लाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन कुछ 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये इस सीरीज़ की चौथी क्लास होने वाली है। एंड ये सभी जो आपके स्टेट और सेंट्रल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है ये। तो आप समझ पा रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण होते हैं एंड ये सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, जिसमें 4 टॉपिक्स शामिल होते हैं। राज व्यवस्था, एक्चुअल में देखा जाए तो कांग्रेस काल के तौर पर भी कहा जा सकता है, आज़ादी के बाद का काल, और इतिहास और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। 4 सब्जेक्ट्स को लेकर हम वीडियोस डेली क्लास लेकर आते हैं, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आप इन्हें। एंड ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो 2020 में एक जैसा कि पहला क्वेश्चन है वो भी आया हुआ है। एंड टाइम ना वेस्ट करते हुए प्लीज़ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में सभी लोग मैंने देखा भूल जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं भारत की संविधान सभा के ने ऐतिहासिक उद्देश्य जो संकल्प था या उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. मुंशी। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो आप सभी ने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा जरूर ये क्वेश्चन। बहुत से लोगों ने पहली बार भी देखा होगा, तो देखिए पहली बार भी देखते हैं। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। जो उद्देश्य प्रस्ताव था या उद्देश्य संकल्प कहा जाता है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें, आंसर के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। देखिए दोस्तों, एक ये भी क्लियर हो गया कि 13 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव एक ही बात होती है, जो कि और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था या पास कर दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन होने वाला, भारतीय संविधान द्वारा सर्वसम्मति के उद्देश्य संकल्प को कब स्वीकृत किया गया था? ये दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा है। एंड देखते हैं 26 जनवरी को, 22 जनवरी को, 26 जनवरी 1948, 22 जनवरी 1947, 31 अगस्त 1950 और 15 अगस्त 1949। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की सभा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था या स्वीकृत कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? असल में बनकर जो तैयार हुआ था उसे कब अपनाया था, देखते हैं। ये भी 2020 में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है 26 नवंबर 1949, 10 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948 या 24 मार्च 1946। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। देख सकते हैं ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आ चुका है, जो कि 2020 में आया था। एंड इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को का अंगीकार किया गया था और संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। सभी डिटेल्स मुझे लगता है कि सभा की सभी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे सभी के। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 6 माह 29 दिन, 4 वर्ष 6 माह 29 दिन, 1 वर्ष 10 माह 15 दिन। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी को भी नहीं पता होगा। एंड इसमें दोस्तों
किसी को भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसे इतना तो याद होगा कि 2 वर्ष कुछ माह या कुछ दिन लगे थे। तो इस ऑप्शन में क्लियर करना चाहें तो अगर 3 वर्ष तो वैसे ही गलत है, 4 वर्ष भी गलत हो गया एंड 1 वर्ष भी गलत है। 2 वर्ष का ही आंसर सही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एंड देख सकते हैं एसएससी सीपीओ में भी ये आ चुका है 9 नवंबर 2022 को। इसकी थोड़ी सी एनालिटिक्स की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। एंड भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेंट में दोस्तों ये भी बताइएगा कि अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था किसी को, वो कौन थे। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। किस तारीख को दोस्तों हस्ताक्षर किए गए थे वो बताना है। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1952, 24 जनवरी 1960, 26 जनवरी 1948। बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था। 24 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे। एंड ये 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। इस समय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। एंड दोस्तों प्लीज कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि फिलहाल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं एंड कितने भाग हैं एंड कितनी अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में जो कमकार शब्द था इसका संबंध क्या है। इस शब्द का किससे संबंधित है। कर संग्रह अधिकारी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, या कारीगरों, या सुनार। मुझे लगता है दोस्तों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कल की क्लास में भी था एंड इसका आंसर सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से संबंधित है, कमकार। नेक्स्ट इसके दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो इसका भी कल हमने पूरा क्लियर कर दिया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती है। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती है। तो ऑप्शन में देखते हैं 8000 वर्ष पहले, 7000 होती थी पूछा है दोस्तों, 6000 वर्ष पहले या फिर 5000 वर्ष पहले। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 7000 वर्ष पहले कपास की खेती ये कपास की खेती हुआ करती थी मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ एक नवपाषाणकालीन स्थित है जहां फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। ठीक है, लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। लोह युग का यह नाम इसलिए दिया गया है, डैश की जगह इस जगह बताना दोस्तों, पीतल, पत्थर, लकड़ी, कांसे, इसकी जगह पर लोहे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा था, ये बताना है इस क्वेश्चन में। एंड इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात कर लें तो कांसा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। एनालिटिक्स की थोड़ी सी बात कर लें। लोह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप दौरान, ये वही है दोस्तों जो क्वेश्चन में लिखा है। कांस्य युग के पतन ने लोह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। कांस्य युग का जो पतन हुआ था उसके बाद लोह युग शुरू हुआ था, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। जो सुरकोटदा जो पुरातात्विक स्थल है वो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है, गुजरात में। देख सकते हैं ये भी 2019 में आ चुका है सीपीओ के एग्जाम में। इसकी बात करने लगा तो सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है, जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ के भी साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल
की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा मिल गया है दोस्तों। मैं दोस्तों आपसे इसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस के एनालिटिक्स हम लेके आते हैं उन्हें आप ध्यान से जरूर पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं कभी कभार। ज़्यादातर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था, जो कि और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। एक तरह से इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हड़प्पा की जो खुदाई थी उसका जिम्मा किसने लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 की आंसर्स की बात करें तो दयाराम साहनी हो सकते हैं, जॉन मार्शल एंड ब्राखल दास बनर्जी या एम व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एम व्हीलर। 10 को क्या हो गया, एम व्हीलर, जिन्होंने 1944 में पदभार संभाला था। ये कुछ इस क्वेश्चन के दोस्तों एनालिटिक्स हैं, इनको आप वीडियो को पोस्ट करके जरूर पढ़ लीजिएगा एंड ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, जो उसका नाम बताना है। कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या फिर धौलावीरा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को ज्ञात होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राखीगढ़ी, जो कि राजस्थान नहीं हरियाणा में स्थित है। ये इससे संबंधित कुछ एनालिटिक्स है। बात करें एनालिटिक्स की दोस्तों, आवाज़ बार बार जा रही होगी इसलिए माफी चाहता हूँ आप सभी से। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा हड़प्पा स्थल राजस्थान में है और यहाँ के जोते हुए खेत इस बात के साक्षी हुए हैं। धौलावीरा गुजरात के हड़प्पा स्थल का एकमात्र स्टेडियम है जिसको खेल का मैदान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो दोस्तों अब हम ज्योग्राफी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मैंने दोस्तों कल की क्लास में भी ये क्लियर किया था कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। पूर्वी पठार, तिब्बत पठार या पश्चिमी पठार या दक्कन का पठार। कोशिश कीजिएगा, सभी से उम्मीद करता हूँ मैं आंसर की। अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, मैंने ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, कल की क्लास में ये भी क्वेश्चन कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, तिब्बत का पठार। ये भी 2023 में आ चुका है एंड ये कुछ इसके एनालिटिक्स हैं, आप सभी पढ़ लीजिएगा। एंड वो पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए लास्ट क्लास में भी मैंने कल कराया था। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बारबा या फिर कंचनजंगा। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें अगर तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। ये भी 2023 में आ चुका है दोस्तों CHSL के एग्जाम में। CHSL का एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है। ये इस क्वेश्चन के एनालिटिक्स हैं। एनालिटिक्स की बात करें अगर तो जो उपरोक्त विकल्पों में भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह सिक्किम में स्थित है, भारत में, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। गौरतलब है कि भारत का सबसे सर्वोच्चम शिखर गार्डमेन ऑस्टिन है, जो कि K2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है एंड ये इससे अप्रॉक्स 100 मीटर कम है। 100 मीटर नहीं दोस्तों, कुछ ही मीटर्स कम है, जो कि 11-12 मीटर ही है। और ये अधिकृत कश्मीर या POK क्षेत्र में स्थित है, जो K2 है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नामचा बारवा पर्वत की बात करें तो नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग घाटी में स्थित है। यह पर्वत अरुणाचल हिमाचल का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये दोस्तों CHSL में आ चुका है, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। पूर्वी घाट का विस्तार मंदादेवी नदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, और पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाटी की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पश्चिमी घाटी में पर्वत वर्षा होती है। इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो जो कि एक्चुअल में ये बताना है कि सही नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही है, जो कि ये सही नहीं है एक्चुअल में। पश्चिमी घाटी की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन के दोस्तों एनालिटिक्स के तरफ आते हैं, तो एनालिटिक्स में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं सब चीज़ के बारे में। देखते हैं, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया था। पश्चिमी घाट में प्रमुख दर्रे ये है, थाल घाट है, बोर घाट व पाला घाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है, जो कि 2695 मीटर है। पूर्वी घाटी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 610 मीटर होती है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन होने वाला है ये। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकालीन लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार के वन 6 से 8 माह तक अपनी जो पत्तियां हैं उन्हें सॉरी दोस्तों गिराते हैं। 2023 में ये आ चुका है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन या फिर उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियाँ एंड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ एनालिटिक्स है, आप इस वीडियो को पोस्ट करके दोस्तों पढ़ लीजिएगा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है इनमें। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार का महत्वपूर्ण नदी नहीं है? 4 नदियां दी हैं, उनमें बताना है जो मालवा पठार में नहीं बहती है। चंबल नदी, महानदी, केन नदी, बेतवा नदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है इस वीडियो में, एंड देखा जाए तो पेन भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। एंड ये देखें तो ये भी 2023 में आ चुका है, जो कि CHSN के एग्ज़ाम में आया है। महानदी है दोस्तों, जो कि मालवा पठार में नहीं बहती है। ये ये देखते हैं क्वेश्चन का एनालिटिक्स है। मालवा पठार में महत्वपूर्ण नदियाँ बेतवा, काली सिंध, चंबल, माही, पार्वती आदि नदियाँ बहती हैं। चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवा पठार की जानापाव पहाड़ी से निकलती है ये, ठीक है। सहायक नदियों की बात करें तो बनास, पार्वती, सिप्रा, काली नदी और सिंध नदी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी महानदी के बारे में बात करें अगर तो छत्तीसगढ़ में शिवाला पर्वत से निकलती है ये। तेल, जौंक, ओंग, इब्ब जैसी सभी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। केन नदी की बात करें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। मध्य प्रदेश में मैसूर कैमूर कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है ये, एंड इसकी सहायक नदी है श्यामरी। बेतवा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, एंड बीना, जामनी और हलाली जैसी और धनास जैसी सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? सॉरी दोस्तों, आवाज़ चली गई थी इसलिए माफ़ी चाहूँगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें तो संघ राज्य क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है चंडीगढ़, लक्षद्वीप समूह, एंड अंडमान और निकोबार समूह, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। अब देख पा रहे हुए ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है।
ये भी 2023 में आ चुका है। इस क्वेश्चन के एनालिटिक्स की बात करो तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ राज्य क्षेत्र है, जो लगभग 572 छोटे द्वीप समूहों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप समूह की एक संघ राज्य क्षेत्र है और अरब सागर में स्थित है। इसकी लोकेशन भी पता चल गई है दोस्तों। 18th क्वेश्चन की बात करें तो मांग वक्र में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें दोस्तों सही कथन बताना है, गलत की बात नहीं कर रहे इसमें। देखते हैं यह मांग फलन का एक ग्राफिक चित्रण है, ये भी सही बात है। यह उपभोक्ता तथा प्रत्येक मूल्य की मांगी गई मात्रा का प्रकट करता है, ये भी सही बात है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। एक और तो ये 2023 में आ चुका है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं इसके। ये कुछ संबंधित है। मांग चक्र की बात करें, यह एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध होता है। मांग चक्र उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक कीमत पर मांगी गई मात्रा का भी दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मांग वक्र उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक कीमत पर मांगी गई मात्रा को दर्शाता है। मांग वक्र बताए गए सॉरी दोस्तों, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, जिसका अर्थ है जैसे जैसे वह वस्तु की कीमत घटाता है मांग की मात्रा बढ़ती जाती है। कहने का अर्थ है जो हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है, जो मांग दोस्तों जब बढ़ती है, जब उसकी कीमत कम हो जाती है तब मांग बढ़ जाती है, एंड जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जितना पैसा होता है लोग उतना ही खर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर, तो वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं। सार्वजनिक बैंकों की बात की जा रही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी बात की जा रही है, वो कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर बी है 27, ऑप्शन नंबर सी है 20 और ऑप्शन नंबर डी है 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12। दोस्तों इस क्वेश्चन में शायद पीडीएफ में ऐड करना भूल गए उन बैंकों के नाम, उनके लिए एक अलग से वीडियो में ले आऊँगा, छोटी सी वीडियो होगी। 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के में कर दिया गया था, आप सभी जानते होंगे। ये 1 अप्रैल 2019 को लागू किया गया था। 2019 में 10 राष्ट्रीय बैंकों का समावेशन किया गया था, एंड उन सभी बैंकों के बारे में मैं डिटेल में वीडियो एक ले आऊँगा छोटी सी, इसमें उन सभी के बारे में बता दूंगा मैं। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उच्च उपज वाली किस्म, निम्न पोषण वाली किस्म, एंड उच्च पोषण वाली किस्म, निम्न उपज वाली किस्म। एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा ऑप्शंस को। इसके आंसर की बात कर लें अगर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उच्च उपज वाली किस्म। एंड सभी ने सुना ही होगा हरित क्रांति के बारे में। दोस्तों हरित क्रांति का मतलब ही यही था कि अधिक पैदावार, इस समय अच्छी खासी पैदावार हुई थी किसानों के लिए। उच्च उपज वाली किस्म इसका सही आंसर है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में पहली बार HYV बीजों का उपयोग किया गया था, एंड इन बीजों में गेहूं की फसल में अधिकतम सफलता मिली थी। जो अधिक सफलता मिली थी वो गेहूं के बीजों में मिली थी, एंड HYV तरह के बीजों को यूज किया गया था। दोस्तों आज के वीडियो के जो 5 क्वेश्चंस थे, आज की क्लास के प्रैक्टिस सेट था, वो इसी प्रकार समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप। एंड इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।